सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th के अंतर्गत जो इतिहास विषय है, इस विषय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हमने चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 41 है, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए कि गुरु नानक देव ने शिक्षाएं कौन कौन सी बताई थी, उसका हमें उल्लेख करना है। तो उत्तर है, गुरु नानक देव ने निम्नांक की शिक्षाएं दी। पहला है, ईश्वर अनादि है, अनंत और निराकारी है। यानी इसका ईश्वर जो है अनादि यानी कि कोई इसका आदि अंत नहीं है, और अनंत है निरंकारी, निरंकारी यानी उसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर संसार के कण कण में निवास करता है, अतः वह सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान है। गुरु नानक देव ने यह संदेश दिया कि मनुष्य को आपस में एक दूसरे के साथ समानता तथा भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं करने की शिक्षा दी। अगला है चौथा, कि गुरु नानक देव ने शिक्षा दी कि ईश्वर एक है, इसी की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। पांचवा है, मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। जीव जंतुओं मनुष्यों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। छठा है, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाना चाहिए तथा उनका कुछ हिस्सा गरीबों को दान देना चाहिए। तो ये है जो गुरु नानक देव है, उन्होंने ये शिक्षा दी है जिसको कि सिख धर्म के लोग हैं वो उसको मानते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हमें ऐसे बताना है कि प्राचीन काल में जो सामाजिक जीवन था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, यानी कि सामाजिक जीवन उनका कैसा था। तो उत्तर है, प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। तो देखो ये बड़ा प्रश्न है लेकिन यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो पहला है वर्ण व्यवस्था। तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यानी हरिजन का उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर 10वें मंडल, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि पहले हमारे भारत में सिर्फ 4 ही वर्ण थे, कोई जाति इतनी नहीं थी। उसमें थे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है, और इनको किससे उत्पन्न बताया गया है, परम पुरुष से। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार व्यवसाय था, यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था क्या थी, व्यवसाय के आधार पर थी। यानी जो जैसा काम करता था उनको उसी आधार पर उनको ये 4 वर्णों में शामिल कर लिया जाता था। इस काल में व्यक्ति की व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय चाहेगा वो उस व्यवसाय को कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ, परंतु आधार क्रम ही था। सतपथ पथ में कहा गया है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि वर्ण भेद में। जन्मना जड़ता आने लगी। देखो जन्मजात जड़ता आने लगी, यानी कि पहले तो क्या थी कि काम के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही वर्ण मिलेगा। ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंदर जैसे जैसे वैदिक काल का समय बीतता जा रहा था तो फिर वहाँ कर्म के जगह किस पर हो गया, फिर जन्म पर आधारित होगी। यानी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा, जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वर्ण वही होगा। गौतम की जन्म से सूत्र काल में बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई एवं आपसी भेदभाव बढ़ गई। यानी गौतम के जन्म से लेकर उनके जो सूत्र काल है उसके समय फिर गौतम बुद्ध का जो समय था उस समय वर्ण व्यवस्था में और कठोरता आ गई और आपसी भेदभाव भी बढ़ गए, यानी जाति पाति का भेदभाव बढ़ने लगा। अगला है आश्रम व्यवस्था। तो ये भी सामाजिक विशेषताएं थी कि उस समय समाज में 4 आश्रमों का प्रावधान था। आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में से माना जाता है। धर्मसूत्र, साहित्य एवं स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी एवं इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की गति को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन 100 साल का है, तो इस 100 सालों को उन्होंने 4 आश्रमों में विभाजित किया है। मनुष्य से अपेक्षा की गई कि जीवन के 4 सोपानों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। पुरुषार्थ और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पुरुषार्थ है उसके आदर्श जो क्या एक दूसरे से जुड़े हुए। अगला है ब्रह्मचर्य।
तो अब ये चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है कि चारों आश्रम में जो पुरुषार्थ है उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो पहले हम ब्रह्मचर्य के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। कि मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है। तो इस दौरान क्या करता है कि वो अपने धर्म से परिचित होता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में 6 साल के बाद में वो अपने स्कूल में गुरुकुल में प्रवेश करता था, और उस दौरान वो 25 साल तक क्या करता था कि आश्रम में रहकर वो शिक्षा प्राप्त करता था, साधना करता था, है ना, अपने धर्म से परिचित होता था। फिर है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ठीक है, अब वो कमाएगा, ठीक है, अपनी गृहस्थी का लालन पालन करेगा। फिर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में वह पूरा समय समाज कार्य के लिए लगाता है। यानी अब वो मान लो 50 साल का हो गया तो फिर उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेता है, जिसके अंदर वो अपने जीवन के अनुभवों को लोगों को बताता है। ठीक है, समाज के लिए अच्छा कार्य वो करता है। फिर है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है। वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य, देखो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, ये ऐसे क्यों बनाए गए। तो इसका उद्देश्य ये था कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुण क्रम व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, कि वो गुण के अनुसार, क्रम के अनुसार समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य करे, समाज के लिए कोई हितकारी कार्य करे। जबकि आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयकरण था। यानी कि जो हमारे भौतिक उद्देश्य है, हम समाज में जीते तो हमारे कुछ भौतिक कार्य होते हैं, हमारे कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, हमारे आध्यात्मिक दायित्व होते हैं, हमारे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं ना। तो इनको सभी लक्ष्यों को हमारा समन्वयकरण करके हमारे समाज में हम एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। प्रोफेसर जी.सी. पांडे ने लिखा है कि आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के पूरक रूप में थी। यानी आश्रम व्यवस्था भी क्या थी, वर्ण व्यवस्था की पूरक ही थी। संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार। अब इसमें क्या किया, सामाजिक जीवन में ये भी था कि संस्कार किए जाते थे। 16 संस्कार थे भारतीयों के अंदर। जो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों से वो गुजरता था। तो संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अग्रणी रहा है। हमारे समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। ठीक है, भारतीय चिंतकों की मान्यता है कि व्यक्ति जन्म से सुदृढ़ होता है, परंतु संस्कार गुण विकास से वह द्विज प्राप्त करता है। यानी कि भले ही व्यक्ति ने जन्म से वो किसी निम्न जाति में जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसके संस्कार और गुण अच्छे हैं तो वो एक द्विज को प्राप्त करता है। यानी एक अच्छे संस्कार को प्राप्त करके वो एक अच्छी जाति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अच्छी जाति वाले गुणों को प्राप्त करता है। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कारों का विस्तृत ग्रह सूत्रों, धर्म सूत्रों और स्मृतियों में मिलता है। देखो संस्कारों का विस्तृत जो है वो ज्ञान जो है वो कहाँ मिलता है, कुछ ग्रह सूत्रों में मिलता है, जैसे कि धर्म सूत्र है, स्मृतियाँ है, उसमें मिलता है। विद्वानों ने 16 संस्कारों को प्रमुखता दी है, जो इस प्रकार है। देखो अब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ 16 संस्कार होते हैं जो हमारे भारतीय समाज में लागू थे, जैसे कि गर्भाधान है ना, फिर है पुंसवंश, सीमांतोन्नयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है, इस तरह के कुछ संस्कार थे जिसके अंदर देखो क्या होता है कि गर्भधारण क्या होता है कि जब महिला गर्भ को धारण करती है तो उसको गर्भधारण, तो उस समय भी कुछ संस्कार, कुछ पूजा पाठ उनकी करवाई जाती है। पुंसवन, यानी कि पुंसवन के अंतर्गत ये होता है कि जो महिलाओं को जो 3 महीने के अंतर्गत कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ वो पूजा पाठ ऐसी करवाई जाती है उनको पुत्री की प्राप्ति हो पाए। सीमांतोन्नयन के अंतर्गत ये होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो उनका सीमांतोन्नयन करवाया जाता है, यानी अपने घर में वो प्रवेश करता है। जात क्रम, यानी उनकी जाति निर्धारित की जाती है। नामकरण, यानी उनका कुछ नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, यानी कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि 5-6 महीने का या 2-3 महीने का भी होता है, तो उसको घर से बाहर निकालते समय भी कुछ पूजा का विधान था। अन्नप्राश, यानी कि बच्चे को जो पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उस समय भी कुछ पूजा का विधान था, जो कि हमारे भारतीय समाज में था। चूड़ाक्रम, यानी कि बच्चे का मुंडन करवाया जाता है, उसको चूड़ाक्रम कहते हैं। उनको चोटी वगैरह यानी कि मुंडन करवाया जाता था, बालों को कटवाया जाता था, तो उस समय भी कुछ विधि विधान से करवाया जाता था। कर्णवेद, यानी बच्चों का कानों को वेदना। ठीक है, फिर है विद्यारंभ, उनकी 6 साल का हो जाता था, 5.5 साल का के आसपास, तो उनको विद्यारंभ के लिए यानी कि विद्या के आरंभ के लिए उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था गुरुकुलों के अंदर। उपनयन संस्कार भी होता था, यानी गुरु के पास बैठकर वो कुछ है ना जो है पढ़ाई वगैरह करता था। वेदारंभ, वो वेद का आरंभ करता था। केशांत, यानी कि केसों का अंत, यानी कि वो हमेशा केसों का अंत करता था। फिर है समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि जैसे कि मृत्यु होने के बाद में जो व्यक्ति की अंत्येष्टि की जाती है, उनको दाह संस्कार किया जाता है, उस समय भी कुछ पूजा पाठ क्रियाक्रम किए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी 16 क्रम
यहाँ पर 16 संस्कार बताए गए हैं। फिर है मृत पात्र। अगला प्रश्न है मृत पात्र संस्कृति का नाम लिखिए। मृत पात्र यानी कि जो मिट्टी के पात्र थे, उस पात्र के आधार पर भी संस्कृतियों का विभाजन किया गया, तो उसके आधार पर कुछ संस्कृति को नाम रखे गए। उत्तर है मृत पात्र संस्कृतियाँ। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृत पात्र संस्कृतियाँ विद्यमान रही है। पहला है गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, यानी उनके जो ये गेरुए रंग युक्त का मतलब तो गेरुए रंग की जो है ना मिट्टी के बर्तन थे उनको रखने वाली संस्कृति, यानी उन लोगों के बीच में गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। काले व लाल मृदभांड परंपरा संस्कृति, यानी ये लोग क्या करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो काले रंग के और लाल रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तो उनको बोलते थे काले मृदभांड ना परंपरा संस्कृति। फिर है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन के आधार पर, उनके रंगों के आधार पर भी संस्कृति का विभाजन किया गया। फिर अगला प्रश्न है मौर्य वंश का इतिहास जानने के सर्वोत्तर पर टिप्पणी लिखिए। मौर्य वंश का इतिहास जानने के स्रोत पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसके द्वारा भी हमने मौर्यकालीन इतिहास को जाना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है ना। तो मौर्यकालीन इतिहास यानी मौर्यकाल कहाँ से शुरू हुआ है ना, उनके बारे में कहाँ उनके बारे में लिखा गया है ना, कौन कौन से वंशज आए हैं उनके, तो उनके बारे में जाना गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ विधायिका अलागी और उनकी टीकाओं में मौर्य शासकों के नाम, उनके शासन काल की अवधि, उनके समर्थक घटनाओं और उनके समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर घटनाएं हैं तो उन घटनाओं पर हमें जो बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ से भी पता चलता है ना, ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ में क्या है कि बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश और महाबोधि वंश, अट्टावथा, मिलिंद पन्नोह, दिव्यादान, मूलश्री, मूलकल्प आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिससे भी हमें मौर्यकालीन शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ, देखो इन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र हेमचंद्र द्वारा रचित विशिष्ट पर्व है। ठीक है। फिर चौथा है कि धर्मेतर ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों में मुख्य स्थान कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि कौटिल्य जो है मौर्य काल से संबंधित गुरु थे। चौथा है विदेशियों का विवरण मेग्निस्थ की इंडिका प्रमुख है। देखो मौर्य काल के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेशी आया, इंडिका लिखी उन्होंने, तो मेग्निस्थ आए थे जिन्होंने इंडिका उनकी पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तिका से भी पता चलता है कि मौर्य काल का शासन और सामाजिक व्यवस्था, उनमें है ना धर्म है, उनका रहन सहन है, उनकी संस्कृति कैसी थी। पुरातत्व की स्रोत विभिन्न स्थानों पर खुदाई किए जाने पर प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तन व मूर्तियाँ आदि भी इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करती है। फिर अगला प्रश्न है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसकी क्या विशेषता थी, कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है। तो अशोक का जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के दौरान उन्होंने जो है युद्ध को त्याग दिया था, है ना। उन्होंने कई जो है ना उस हिंसा को देखा, घटना को देखा, लोगों को ना तड़पते हुए देखा, तो उन्होंने युद्ध करने का जो निर्णय है उन्होंने ख़त्म कर दिया कि अब मैं कभी भी युद्ध ज़िंदगी में नहीं करूँगा। और फिर वो जो लोगों की भलाई के अंदर लग गए, तो इसी को अशोक के धम्म कहते हैं। तो पढ़ते हैं कि इससे हम क्या समझते हैं। तो देखो अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। महावर्तियों के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। कल्हण की रास तरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का पूजक था। अब कल्हण जो है लेखक है, कवि है, उनकी रास तरंगिणी उनकी पुस्तक है, उनके अनुसार वो बताते हैं कि अशोक जो है वो शिव का पूजक था, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। परंतु कलिंग के युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसे कलिंग का युद्ध हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, महात्मा गौतम बुद्ध के वो अनुयायी हो गए। धर्म की व्याख्या अथवा उनका दर्शन अत्यंत विस्तृत है। अशोक ने उसी विस्तृत आधार पर अपने धर्म का निर्माण किया। अब उसने जिस धर्म का प्रचार किया उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। उसने कुछ नैतिक सिद्धांतों के व्यवहार पर बल दिया। तो देखो कुछ उन्होंने धर्म का प्रचार किया, यानी कि धर्म का प्रचार किया, ठीक है, कुछ नैतिक नियमों का प्रचार किया, है ना। तो उसमें कुछ नैतिक सिद्धांत थे, कुछ व्यवहार पर थे, उन्होंने बल दिया कि ऐसे व्यवहार को हमें अपनाना चाहिए, जिसका आरंभ परिवार से होता है। एक व्यक्ति को परिवार के सभी सदस्यों से उचित व्यवहार करना चाहिए। बड़ों का सम्मान, पारस्परिक प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा, मित्रों से सद्व्यवहार, ब्राह्मण श्रवण तथा साधुओं का सत्कार, दासों, निर्धनों तथा असहायों के प्रति कृपा, दान आदि मनुष्य के कर्तव्य है। अगला है
अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ अभिलेख में अशोक ने व्यक्ति के लिए दया, दान, सत्यता, पवित्रता और सदाचार पर बल दिया है। देखो उन्होंने स्तंभ अभिलेख लिखवाए, स्तंभ यानी खंबे पर कुछ लेख लिखवाए, दूसरा और 7वां अभिलेख, ठीक है। स्तंभ अभिलेख, स्तंभ का मतलब ऊंचा खंबा होता है जिसके ऊपर वो कुछ अभिलेख लिखवाता है, कुदवाते हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने लिखवाया कि दया, दान, सत्यता, पवित्रता और सदाचार पर उन्होंने बल दिया है। मनुष्य को इन गुणों का पालन करना चाहिए। फिर अहिंसा पर उसने अत्यधिक बल दिया। अशोक कर्मकांड और बलि प्रथा के विरुद्ध था, कि वो कर्मकांड करना और बलि प्रथा करना, पशुओं की बलि देना, इसके विरुद्ध था। मानव के प्रति ही नहीं अपितु पशुओं के प्रति भी मनुष्य को दया का व्यवहार करना चाहिए। इस कारण वह पशु हत्या अथवा पशु बलि के विरुद्ध था। अपने धर्म में उसने इसका प्रचार किया। फिर अगला है, उसने व्यक्तियों को ईर्ष्या, क्रोध, पाप, दम और क्रूरता को त्याग करने के लिए कहा। उसने व्यक्तियों को कर्मकांडों को छोड़कर धम मंगल, धम दान और धम विजय के लिए कहा। उसने उपयुक्त सभी व्यक्तिगत गुणों का सामाजिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए कहा। जो भी व्यक्तिगत गुण हैं वो हमारे पूरे समाज में आने चाहिए, है ना, सामाजिक गुण के लिए कहा उन्होंने। फिर उसने सभी संप्रदायों से परस्पर सहिष्णुता का व्यवहार करने के लिए कहा। जो भी संप्रदाय है वो सभी सहिष्णु रूप से रहे। अपने 12वें शिलालेख में उसने लिखवाया था कि सभी व्यक्ति सभी स्थानों पर रहे, सभी एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और सभी अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अहिंसा का अध्ययन करें, और सभी अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अहिंसा का पालन करें। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल सामाजिक दशा पर टिप्पणी लिखिए कि मौर्यकालीन सामाजिक दशा कैसी थी। तो उत्तर है मौर्यकालीन सामाजिक दशा। मौर्य युग में जाति व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गई थी। देखो मौर्य काल में जो जाति व्यवस्था, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय आया था, ठीक है, घनानंद के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो उस दौरान मौर्य युग में जाति व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गई थी। यानी अब जाति पाति आ गई थी कि पहले तो जो है पहले वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन अब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गई थी तथा जाति बंधन कठोर थे। यूनानी राजदूत मेगनिस्तिस ने भारतीयों को 7 जातियों में वर्गीकृत किया है। उस समय जब यूनानी राजदूत मेगनिस्तिस आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उन्होंने 7 जातियों में जो है बताया था कि उस समाज में 7 जातियाँ थी। पहला है दार्शनिक, किसान, शिकार और पशुपालन करने वाले, व्यापारी, कारीगर, योद्धा, गुप्तचर, अमान्य तथा मंत्री व नाव बनाने वाले। तो इस तरह की जातियाँ बताई है। परंतु मैगनिस्तिस का यह जाति विभाजन गलत धारणा का परिणाम था, कि ऐसा लगता है कि मैगनिस्तिस ने जो जाति का विभाजन किया है वो सही नहीं है। उसने विभिन्न व्यवसायों अथवा कार्यों के आधार पर जाति का विभाजन किया था। अन्यथा भारत उस समय 4 वर्ण अथवा जाति जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कुछ वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि अंबष्ट, पार्शव, सूत, वेदेरहक, रथकार, चांडाल आदि। प्रश्न संख्या 47 है, मौर्य काल को समझाइए कि मौर्य कला को समझाइए। मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ है उसको हमें समझाना है। तो उत्तर है मौर्यकालीन कला का स्थान भारत की प्राचीनतम कलाओं में से है। सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए कलात्मक अवशेषों के पश्चात अच्छे कला अवशेष हमें मौर्य काल के से ही प्राप्त होते हैं। देखो प्राचीन भारत में जो कलाओं के जो अवशेष हमें मिले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें कुछ अवशेष मिले, इसके बाद में हमें मौर्य काल से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, उसके बाद हमें गुप्त काल से भी प्राप्त हुए हैं। और उसमें भी मुख्यतः सम्राट अशोक के समय में जब वे भारतीय स्थापत्य कला के पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और इससे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा ये जो मौर्य काल में जो है कला के अवशेष कहाँ मिले, सम्राट अशोक के समय में, क्योंकि सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख है, अभिलेख है, कई तरह के उन्होंने लेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, कई तरह के स्तंभ उन्होंने बनाए, ठीक है। तो वहाँ से आरंभ हुआ था। मौर्य काल में मुख्यतः स्थापत्य कला का विकास हुआ, यद्यपि कुछ मात्रा में शिल्प कला के नमूनों में प्रमुख अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप और स्तंभ हैं। मौर्य युग के नगरों और अद्वितीय महलों का निर्माण हुआ। ग्रीक विद्वानों ने चंद्रगुप्त के महल की तुलना पर्शियन राजप्रसादों से की थी। तो देखो ग्रीक विद्वान चंद्रगुप्त के महल की तुलना क्या बताते थे कि पर्शियन राजप्रसाद, यानी पर्शियनों के जो राजप्रसाद राजमहल थे, वैसे राजमहल तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी थे। नगर तथा महलों में से केवल 100 स्तंभ वाले एक बड़े कमरे के अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। अशोक तथा उसके प्रपौत्र मतलब उसका पोता दशरथ के द्वारा बौद्ध अथवा आजीविका साधुओं के निवास के लिए बनाई गई बराबर नागार्जुन, सुदामा और कर्ण पहाड़ियों की गुफाएं भी कला के अच्छे नमूने हैं। इन गुफाओं की चमकती हुई दीवारें बहुत अच्छी है। मौर्य कला सर्वश्रेष्ठ नमूने को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए पत्थर के विभिन्न स्तंभ है। तो सर्वश्रेष्ठ नमूने क्या है, सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए पत्थर के विभिन्न स्तंभ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त
द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्र उसकी हमें जो है उपलब्धियों के बारे में बताना है। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलो पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त को देवगुप्त, श्रीदेव और देवराज के नाम से पुकारा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक व्यक्ति और एक शासक की दृष्टि से भी योग्य था। राज्य विस्तार और अतिरिक्त इसके समय में आर्थिक संपन्नता, साहित्य, कला, धार्मिक आदि सभी दृष्टियों से उन्नति हुई। गुप्त काल की महानता में मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय का हाथ रहा है। समंदर निर्माण गुप्त ने प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण का कार्य किया, यानी समुद्रगुप्त ने, यहाँ पर समुद्रगुप्त आएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त ने प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण कार्य किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन कार्यों को श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा। देखो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो समुद्रगुप्त ने जो कार्य आरंभ किया था उसको उनके बेटे चंद्रगुप्त ने उन कार्यों को श्रेष्ठतम अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। उसके सिक्के, किसके सिक्के? समुद्रगुप्त के। तो उनके सिक्के उनकी शक्ति और जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति के प्रमाण है। उसने सोने के सिक्कों के अतिरिक्त चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके एक सिक्के पर चीते मारने के स्थान पर शेर को मारते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य उसके जीवन की एक घटना या सजीव चित्र प्रतीत होता है। कैसा लगता है कि ये जो घटना उसके जीवन से संबंधित हो। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर चीते का शिकार करते हुए दिखाया गया है क्योंकि सिंह उसके राज्य की सीमाओं में उपलब्ध नहीं थे। देखो चीते का शिकार करते हुए इसलिए दिखाया गया क्योंकि सिंह जो है उनके राज्य में उपलब्ध नहीं थे। समुद्रगुप्त द्वारा सौराष्ट्र की विजय से उसे सिंह का शिकार करने की सुविधा प्राप्त कर दी थी। इस कारण उसने सिंह का शिकार किए, जिसके कारण उसे सिंह विक्रम की पुकारा गया। एक अन्य सिक्के पर वीणा के स्थान पर उसके हाथ में फूल अंकित किया गया है, जो ये भाव प्रतीत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय गान विद्या के यानी कि संगीत विद्या, ठीक है, संगीत विद्या के स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य में अधिक रुचि रखता था। राज्य विस्तार तथा विदेशों में होने वाले व्यापार की प्रगति निश्चय उसके समय में धन, सम्मान और शक्ति में वृद्धि की और श्रेष्ठ उदार शासन ने धर्म, साहित्य, कला आदि में प्रगति करके सांस्कृतिक प्रगति में भाग लिया। समुद्रगुप्त द्वितीय के सम्मुख जनसाधारण चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मुख जनसाधारण समुद्रगुप्त को भूल गया। यानी जब चंद्रगुप्त आदित्य आए तो उसके सामने उनके जो पिता थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो शासन किया था, तो उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के अच्छे कार्य को देखकर उनको उनके पिता की जनता को भी याद नहीं आई। निसंदेह इसका कारण यही रहा है कि जहाँ समुद्रगुप्त ने एक महान इमारत का निर्माण कराया, वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस इमारत को भव्य व सुंदर बनाया। तो इस प्रकार ये प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों की सीरीज को हम यहीं स्टॉप करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।